आज से स्टार्ट कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर, क्लास 10 मॉडल पेपर 2021। ये जो मॉडल पेपर है उनकी अनसॉल्व पेपर का ही है, मॉडल पेपर नहीं कह सकते हैं इसको। सेट या सेट लिखते हैं यहाँ पर। सेट जो है 2021 का है, 21 में पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले में 6 पार्ट हैं तो 6 के 6 करने होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के समान के मूल समान है। के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मूल समान है, हमने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताया था। एक फार्मूला दिया था हमने, d² = b² - 4ac। ये बताया था। ये क्या है? विभक्त कर है। क्या है? विभक्त कर। अगर आपसे पूछा जाएगा विभक्त कर तो आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा जो मूलों के बारे में बताया था। ठीक है, बताया था कि मैंने d का मान अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तब क्या होगा, और d का मान छोटा होगा तब क्या होगा, और d का मान अगर 0 के बराबर है तो क्या कंडीशन होती है। तो d क्या है, या आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, b² - 4ac > 0। मतलब d की वैल्यू यहाँ लगा दी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप d का मान यहाँ से निकालो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर d का मान अगर बड़ा है, बड़ा का मतलब कि प्लस की वैल्यू आएगी, 0 से प्लस की वैल्यू आएगी। तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे, बताइए, मूल होंगे अलग अलग और वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे? वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग, मतलब डिफरेंट। इधर लिख देते हैं अलग अलग, 2 बार हो गया। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, होगी माइनस की है, तो मूल होंगे अवास्तविक, क्या कह रहे हैं? काल्पनिक। कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। ठीक है, मूल हो गए काल्पनिक। अगर d = 0 है तो मूल होंगे वास्तविक तथा बराबर। मतलब कि दो मूल हो, द्विघात समीकरण होगी, 2 मूल निकल के आएंगे, दोनों की वैल्यू एक बराबर एक जैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया इसकी प्रकृति के बारे में। अब इसमें कहा है कि जब मूल बराबर होंगे तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, d = 0, या हम कहते हैं b² - 4ac = 0। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, पहले करेंगे हम उस क्वेश्चन की तुलना। ये हमें समीकरण दे रखा है 3a² + 12x + c = 0। हमारे पास एक व्यापक समीकरण होता है, हमने बताया था, वो ax² + bx + c = 0। तो उससे तुलना करते हैं। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो जो एक जैसी वैल्यू है, मतलब x² यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी, इस फर्स्ट वाले टर्म की फर्स्ट से होगी तुलना। तो a बराबर कितना हो गया? 3, और b बराबर हो गया 12, और c बराबर हो गया c। एक कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल C कर लो, चलो ध्यान रखना c है। तो हमें c की वैल्यू ये स्मॉल c समझ लो, यहाँ पे स्मॉल c है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू निकालिए। तो हमें बताया कि मूल कैसे हैं? बराबर। मूल समान होने पर, समान होने पर, अगर मूल समान है तो हो जाएगा b² - 4ac = 0, या आप एक बार d = 0 ले सकते हैं। तो d = 0 तो b² - 4ac = 0, यहाँ से वैल्यू लगा दो। तो b की वैल्यू हमारे पास 12 का होल स्क्वायर - 4 × a की वैल्यू 3c = 0। ये हो गया 144, ये हो गया 12c = 0, 12c = माइनस का 12c = -144। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो c बराबर हो गया 12, 144/12। 12 से करेंगे, 12 × 12 हो गया, 12 दूनी 24। तो c बराबर कितना हो गया? c बराबर 12। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। का सेकंड क्वेश्चन है, अनसॉल्व पेपर है, सेट 2021 का पहला सेट है ये। और त्रिभुज का है कि ABC में AB मिला है 5 सेंटीमीटर, और BC हमारे पास 12, और AC हमारे पास 13, और कहा है एंगल B बताइए कितना होगा। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, और इस तरह से ट्रायंगल बना लिया।
हमने यहाँ रख लिया ए और बी और सी। यहाँ पर ए सी है कितने हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ए बी है हमारे बी सी 12 सेंटीमीटर और ए बी जो है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बी एंगल जो आएगा 90 आएगा, लेकिन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार या लंब प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे हम लंब तो कर्ण कितना है AC नाम है तो AC लिख दिया, आधार है BC तो BC लिख दिया, BC का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आ गया 13 की पावर 2 और ये आ गया कितना 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर, ये हो गया 169, ये हो गया 25 प्लस 144, हो गया 169। और ये पाइथागोरस प्रमेय जो हो रही है वो सैटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो ये संतुष्ट हो रही है। तो हम एंगल कितना होगा भी, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पर सैटिस्फाई हो रही है तो एंगल भी कितना होगा 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगती है, ठीक है, तो उसका एक कोण तो 90 अंश होगा ही होगा। तो हम इस तरह से त्रिभुज बना रहे हैं तो ये तो कोई से 90 हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है, न्यून कोण होंगे। बाकी ये कोण भी जो है वो क्या होगा 90 अंश का हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे अतः एक कोण जो है लिखेंगे दिया गया जो दूरियां हैं वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं और यहाँ पर जो कोण भी होगा वो 90 अंश होगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से करेंगे इसको। चलिए लिखते हैं। फिलहाल ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको केवल ऑप्शन चेक करना था, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा गाँव वाला है, पहले का गाँव, उसमें है बोला है कि sin 2a बराबर 2 × sin a है और आपको क्या निकालना, एंगल जो a है उसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम यहाँ लगाए sin, इसका फार्मूला होता है sin 2x का फार्मूला हमने आपको लिखाया था 2x करके लिखाया था, तो 2 sin a तो x × cos x हो जाएगा, ये बताया था। तो यहाँ पे एंगल a है तो a आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 sin a × cos a बराबर है 2 sin a। अब देखो ये दोनों सेम है तो इससे कैंसिल हो गए, तो यहाँ आ गया 1, तो cos a = आ गया 1 और 1 cos में कितने की वैल्यू होती है 0 की, cos 0 कितना होता है 1, इसलिए अब cos का छोड़ दें तो a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, या क्या है। ऑप्शन में दिया था कि ऑप्शन दिए हुए 4 उनमें से बताना है, तो हम इसको ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं। तो हमारी विषम संख्या क्या होगी, मतलब कि 2 से 12 तक, तो 2 से कहा है लेकिन 2 तो विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 से कह रहा है तो हम 2 से लेते, लेकिन अगर ये सम कहता तो 2 ले लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला विषम, तो विषम 2 होता नहीं है तो 3 से लेंगे हम, ठीक है। तो 3 आएगा, विषम संख्या क्या होंगी वो लिख लेते हैं पहले, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया विषम संख्या हो गई हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11, 12 तो होगा नहीं, ठीक है। तो 5, 7, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं, फिर 9, 10 नहीं है, फिर 11, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विषम संख्या है। तो समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, ठीक है, बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 है तो ऊपर की संख्या सब जोड़ दो और नीचे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 5 संख्या है तो 5 आ गई। तो 11, 9, 20, 11, 9, 20, 20, 7, 27, 27, 5, 27, 5, 32, 3, 35, तो 35 बटे 5 कितना आ गया 7। इसका समांतर माध्य हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन्होंने बोला है कि सभी वर्ग होते हैं समान, सर्वांग सम,
और या समान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं कि दोनों सर्वांग सम या समान दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आप खुद करेंगे, ये 3 का क्वेश्चन है, ये अपने आप खुद कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, समान होते हैं, कि ऑप्शन में समरूप या समान, दोनों ऑप्शन एक ही जैसे होते हैं। समरूप का मतलब होता है कि समान रूप एक जैसा होना चाहिए, देखने में एक जैसे दिखने। जैसे आपको पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि समरूप त्रिभुज, ठीक है, तो उनमें क्या था कि भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता था, ठीक है, अनुपात बराबर होगा तभी तो समरूप होंगे। और सर्वांग सम में क्या होगा कि आपको कुछ थ्योरम्स बताई थी जिसमें कहा कि तीनों साइडें बराबर आ जाए, या तीनों एंगल बराबर आ जाए, या फिर दो साइड एक एंगल आ जाए, या दो एंगल एक साइड आ जाए। इस तरह से अगर प्रॉपर्टी सिंपलीफाई कर रहा है तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज हो जाता था। लेकिन यहाँ पूछा गया वर्ग कैसे होते, सभी वर्ग कैसे होते, सभी वर्ग समान होते हैं। कैसे होंगे, समान, क्योंकि चाहे 20 वर्ग बने हो, चाहे 5 वर्ग बने, चाहे 2 वर्ग बने हो, लेकिन कंडीशन तो एक ही जैसी कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सभी त्रिभुज एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए, और वो विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सभी समान होते हैं। इसका आंसर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, समान होते हैं। कैसे होंगे, समान होते हैं। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर स्थित अड़ा के बाद आ गया 4, एक्स अक्ष है हमारे पास, ठीक है। कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 और उसके बाद कहिए तथा -2, 9 इस तरह से है, से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक बताना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई बिंदु होगा, मान लो कि यहाँ कोई बिंदु ले लिया आपने बी, पी इधर ए और बी रख दिया। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बताना है कि इसके निर्देशांक निकालने समदूरस्थ के, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर क्वेश्चन नंबर 2 का तो इसमें कहा है कि समीकरण में दिया हुआ है, समीकरण x - 1/x बराबर दे रखा है 0। करें इसको हल कीजिए। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो इसके अपान 1 मान लो, तो ये x हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई इधर करते हैं, x स्क्वायर 1 से इधर करेंगे तो -1 बराबर 0। तो x स्क्वायर -1 बराबर 0, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर -1 बराबर, सॉरी इसको 1 इधर ले जाए तो हो जाएगा 1, माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये x बराबर हो जाएगा रूट में 1, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन और लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा कि वर्गमूल निकालते तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। अब 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, तो प्लस माइनस 1, x की वैल्यू हो गई 1 और एक हो गई -1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको कर ले। अब इसका का फिर ये का हो गया, फिर खा देखिए। इसके बाद खा में हमें सवाल दिया है कि tan 26/cot 64, tan 26 डिग्री बटे cot 64, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इसका मान बताओ। इस तरह का क्वेश्चन हो, मैंने आपको कहा था इसको अगर ऑप्शन में आ जाए इन दोनों एंगल्स का सम 90 हो, जोड़ के देख लो, 6 और 4 कितना हो गया 10, और एक कैरी हो गया, एक हासिल हो गया, तो 8 हो गए, 8 × 90 हो गया। इसका आंसर कितना होगा 1, इसका आंसर होगा 1। अब हम इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक, वो भी करके दिखा देते हैं। तो मैंने बताया था कि tan अगर हम इसको घटा दें 90 माइनस कितना कर दें, इसकी वैल्यू बदल रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो हो जाएगी 64 लिख देंगे। आप नीचे वाली उठा के लिख दो वहां पर, ठीक है, और ये घटा के 26 आ जाता, तो ये कॉट हो जाएगा, ये कितना 64। अब tan मैंने फॉर्मूला बताया था कि tan
90 माइनस थीटा होगा तो पहले चतुर्थांश में होता है, और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी प्लस के होते हैं। 90 के कैसे निष्पत्तियां बदल जाती हैं तो tan का क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो ये आ गया cot थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 64। तो 64 cot 64 बटे 64 तो कितना हो गया, इससे कट गया, बना गया, तो आंसर हो गया इसका 1। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड पे जरूर आना है, इसका इम्पोर्टेंट है। बेटा बंद कर। अब दूसरे का गा है। इसमें बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, और ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब एक त्रिभुज है इस तरह का, एक त्रिभुज ये वाला है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, ठीक। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, ये वाली AB भुजा है, ये वाली PQ भुजा है। तो हमने ले लिया कि माना कि जो हमें दे रखा है वो AB अनुपात PQ दे रखा है, कितना है 4:9 है, ठीक है। इस तरह से समरूप त्रिभुज देखा जाता है। ये वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा होनी चाहिए, इस वाली भुजा के बटे में ये वाली होनी चाहिए, इस वाली भुजा के बटे में ये वाली भुजा होनी चाहिए, ठीक है। और इनका अनुपात बराबर है तो ये समरूप हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले से बोल दिया है कि ये त्रिभुज कैसे है, समरूप है। समरूप त्रिभुज भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 कितना है 9, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, या इससे पहले आप लिखना चाहते हो यहां लिख दो, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हम निकालना है, ठीक है। और क्षेत्र त्रिभुज हमने लिख दिए। अब ये है AB बटे PQ का होल स्क्वायर होता है, फार्मूला है हमारे पास। तो हमने 4/9 लगा दिया, 4 वैल्यू, इसकी 9 वैल्यू, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया 416/81, तो अनुपात हो गया 16/81। तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज PQR, ये हो गया आंसर। नोट डाउन करें जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गा वाला इधर समझ लें, उसके बाद लिखेंगे इसके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा में कहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया हुआ है। तो समांतर माध्य हमें 45.6 kg, तो उनके भारों का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर योगफल निकालना, तो ये डायरेक्ट यहाँ लिख ले रहे हैं। पहले यहाँ लिख लो समांतर माध्य आपको दिया है, समांतर माध्य आपको 45.6 kg दिया है, और व्यक्ति जो है, व्यक्तियों की संख्या जो है कितनी है 10, व्यक्तियों की संख्या जो है 10 है। तो हमें भारों का योगफल निकालना है। भार का योगफल सभी व्यक्तियों के भारों का योगफल निकालो। तो योगफल हो जाएगा, फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर, फार्मूला होता है हमारे पास समांतर माध्य बराबर होता है योगफल सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो बेटा अगर हम इसकी गुणा इससे कर देंगे तो योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर योगफल बराबर हो जाएगा समांतर माध्य गुणा संख्या। तो 45.6 गुणा हो जाएगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 45 बल्कि इसकी गुणा कर दी, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो हो गया 456 kg। ये आ गया सभी व्यक्तियों के भार का योगफल आ गया। तो समांतर माध्य के सवाल इसी तरह से आपको मिलेंगे, या तो आपसे समांतर माध्य पूछा जाएगा या तो आपसे योगफल पूछ लिया जाएगा। तो अगर योगफल पूछा जाए चाहे आपसे समांतर माध्य पूछा जाए, आपको समांतर माध्य का सवाल इसी तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।